तो कैसे हैं आप सब। जैसा कि हमारे 10th के क्लास में हम पढ़ रहे थे, 10th के बच्चों के लिए जो हमारा फिजिक्स का सेक्शन है वो लगभग हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। एक दो कंसेप्ट्स दूसरे चैप्टर से आएंगे, नेचुरल रिसोर्सेज में आ सकते हैं या फिर वो भी थोड़ा बहुत बायो का चैप्टर है। तो जो हमारा फिजिक्स का सेक्शन था तो वो हमने कंप्लीट कर लिया। तो तुम्हें ये खुशी होनी चाहिए कि हाँ, हमने फिजिक्स को ग्रैस्प कर लिया है। अब हमें बस रिवीजन करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, ताकि हमारे जो स्कोर है वो इस बार 95% प्लस आएगा ही आएगा। तो हम अब दोबारा से जहाँ से हमने स्टार्ट करा था अपने केमिस्ट्री लेक्चर्स पे आते हैं। तो केमिस्ट्री में जो इसके बाद याद करो, हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक, तो जब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हमने पढ़ा तो बहुत सारे कंपाउंड देखे, बहुत टाइप के मेटल्स देखे। लेकिन जैसे ही हम फोर्थ चैप्टर पे आए तो हमने चैप्टर का नाम देखा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। अब दिमाग में बात पहली ये आनी चाहिए कि तुमने, अगर तुम 10th क्लास में हो तो एटलीस्ट 20 तक एटॉमिक नंबर तुम्हें याद होंगे, है ना। अब 20 तक तुम्हें एटॉमिक नंबर याद है तो इतने सारे एटम है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ऐसे लगातार चल रहे हैं। अब हम कार्बन के ही क्यों कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं? इसका मीन्स कि कार्बन में ऐसी क्या खासियत है कि हम कार्बन और कार्बन के कंपाउंड्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये बात समझो कि जो भी हमारा ऑर्गेनिक मैटर होता है, मैंने क्या बात बोली? ऑर्गेनिक मैटर। ठीक, ऑर्गेनिक मैटर को ऐसे समझो, वो चीज़ जिसके अंदर लाइफ है। ठीक, लाइफ से रिलेटेड हो। लाइफ से कैसे रिलेटेड? जैसे मैं अभी यहाँ पर तुम्हारे सामने मूव कर रहा हूँ, अब मैं भी एक मैटर हूँ। जैसा मैटर की डेफिनेशन है, मैं भी एक मैटर हूँ। तो मैटर किससे बनाता? पार्टिकल से। और जब हम आगे जाएं तो यानी कि मैं किससे बनाऊँ? एटम से, है ना। तो वो जो एटम्स मेनली हमारी बॉडीज़ में, प्लांट्स की बॉडीज़ में, एनिमल्स की बॉडीज़ में 3 तरह के मेनली एटम्स होते हैं। ठीक, पहला कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बाद सबसे ज़्यादा जो प्रोपोर्शन होता है ना, या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसका होता है? कार्बन का। जो हमारा पूरा ये ऑर्गेनिक मैटर है, हमारी बॉडी जिससे फॉर्म हुई है, सबसे ज़्यादा जो कंटेंट है, परसेंटेज, इस तरीके से बात करें तो हम कार्बन का देखते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बाद। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कार्बन की ऐसी क्या खासियत है कि हमारी बॉडी या दूसरे लिविंग बीइंग्स हैं उनकी बॉडी का फॉर्मेशन कार्बन के कंपाउंड्स या हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्यों हुआ। तो हम पहले पढ़ेंगे कार्बन को, समझते हैं, देन उस बाद समझेंगे कार्बन और उसके कंपाउंड्स को। चैप्टर का फॉर्मेशन ऐसे होने वाला है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में, याद करो, हमने आयनिक बॉन्डिंग समझी थी। सही बात है। आयनिक बॉन्डिंग में हमने डिस्कस करा कि कैसे Na का एक इलेक्ट्रॉन, Na के पास एक इलेक्ट्रॉन था, कॉन्फ़िगरेशन याद करो 281, और Cl के पास हमारे पास था 287। तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी क्योंकि यहाँ 8 करने हैं, और यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इसके पास तो यहाँ पर भी 8 हो जाएंगे। तो मेरा बन जा रहा था ये आयनिक बॉन्ड। ठीक, लेकिन इस चैप्टर में तुम एक नया बॉन्ड पढ़ोगे, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक, तो हम सारी चीज़ें एकदम सीरियल वाइज लेके जाएंगे और आगे जो भी लेक्चर्स आएंगे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ें हम अपनी डेली लाइफ में ज़्यादातर ऑब्जर्व करते हैं, हमारे खाने से लेकर उसके साथ साथ हमारे नहाने तक, उसके बाद साबुन, कपड़े धोने से लेके जो भी हम वॉशिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर समराइज होने वाली है। तो ये बहुत बड़ा चैप्टर भी है और बहुत ही समझने वाला चैप्टर है, क्योंकि अगर ये चैप्टर समझ लिया तो रटने की कोई ज़रूरत नहीं और बहुत ही आसान क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। कोई भी अगर आज के बाद तुम कंपाउंड पढ़ो या कोई भी एटम पढ़ो तो सबसे पहली बात ये जानना ज़रूरी है
कि वो नेचर में कहाँ कहाँ मिलता है। ठीक, तो अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन की फॉर्म्स क्या होती है? कार्बोनेट्स। ठीक, कार्बोनेट्स का फॉर्मूला तुम्हें पता होगा CO3 2- या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स HCO3 तुमने पढ़ा होगा। ठीक, या कार्बन की फॉर्म में भी मिलता है डायरेक्ट, जो कोल्स वगैरह में होता है। ठीक, तो जो अर्थ की क्रस्ट है, अब ये सारी चीजें हमें कहाँ मिलेगी? अर्थ क्रस्ट में। तो अर्थ की क्रस्ट का 0.02% पार्ट अगर हम अप्रॉक्स लें तो 0.02% पार्ट अर्थ की क्रस्ट का वो कार्बन का छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक, और इनके अंदर क्या हो सकते हैं? कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोल्स वगैरह हो गए। ठीक, इसके साथ साथ हमारे जो फ्यूल्स हैं, फ्यूल्स क्या, जैसे तुमने पेट्रोलियम पढ़ा, ये भी कार्बन से बनता है। तुमने नेचुरल गैस पढ़ा, CNG, LPG, तो ये सारी चीजें अर्थ की क्रस्ट में हमें मिलती हैं। तो तुमने फॉसिल फ्यूल्स ये सारे जो पढ़े हैं, अब लिंकेज आएगा सोर्सेज ऑफ एनर्जी से, है ना, थोड़ा बहुत सोर्सेज ऑफ एनर्जी से लिंकेज आ गया। और एक और बार याद करो कि नेचुरल गैस का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट सबसे ज़्यादा उसका हिस्सा कौन सी गैस कवर करती है? मीथेन, है ना, बताया था। मीथेन 97% होती है और इसका फॉर्मूला होता है CH4। तो यहाँ पर भी कार्बन आ गया। तो सबसे पहले हमने क्या जाना कि अर्थ क्रस्ट पर इन सब फॉर्म्स में हमें कार्बन मिलता है, और कितना परसेंट? 0.02%। ठीक, और अगर मैं अर्थ के एटमॉस्फेयर पे जाऊं, अर्थ एटमॉस्फेयर, तो हमको पता है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में CO2 गैस प्रेजेंट है ना। अब CO2 गैस को हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन प्रेजेंट है, इसका मीन्स कि यहाँ पर भी CO2 कार्बन प्रेजेंट है, और ये होता है 0.03%। ठीक, तो नेचर में अर्थ पर दो फॉर्म में कार्बन एग्जिस्ट करता है या हमें मिलता है। पहली बात, अर्थ की क्रस्ट में मिलेगा इन सब फॉर्म में। सारे नाम देखो, कुछ रटने की जरूरत नहीं है कि अच्छा यार कार्बोनेट होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, इतने सारे नाम लिख दिए भैया ने। बस सिंपल समझो कि जो भी यहाँ पे कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हो गया, कार्बन, और जो भी एनर्जी के सोर्स हैं, देखो फ्यूल एनर्जी का सोर्स है, पेट्रोलियम एनर्जी का सोर्स है, डीजल भी होता है, नेचुरल गैस एनर्जी का है, CNG वगैरह, और LPG, जो भी सोर्सेज है एनर्जी के वो कार्बन के सोर्स होंगे। ठीक, क्योंकि तुमने सोर्स ऑफ एनर्जी में पढ़ा है। उसके बाद अर्थ के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। ठीक, और गैसेस भी हो सकती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकती हैं, पर हम उनको कंसिडर अभी नहीं करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा हम इन चीज़ों को देखते हैं। ठीक, अब जब इतनी बात क्लियर हो गई कि कार्बन हमारे अर्थ क्रस्ट में या अर्थ एटमॉस्फेयर में इन प्रोपोर्शन में मिलता है, तो अब हम आगे समझेंगे इस बात को कि कार्बन के ही क्यों हम कंपाउंड्स दे पढ़ रहे हैं, है ना। पहली बात ये समझ में आ गई कि लिविंग मटेरियल से रिलेटेड है। और क्या खास बात है कि कार्बन से ही क्यों लिविंग मटेरियल बना, है ना, कुछ खासियत होगी। तो सबसे पहले जब ये सब तुमने पढ़ लिया, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि अगर क्या खासियत है कार्बन की कि इस कंपाउंड को हम अलग से पढ़ रहे हैं। क्योंकि तुमने 20 तक एटॉमिक नंबर लगभग लर्न कर लेते हैं बच्चे, 10th क्लास तक हायर कर ले तो बहुत अच्छी बात है। तो उनमें 20 में से तुम सिर्फ कार्बन और उसी के कंपाउंड पढ़ रहे हो, क्या खास बात है। तो जो भी आइटम आएगा हमारे पास, हम उसको सबसे पहले स्टार्ट करेंगे उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। ठीक, तो 9th क्लास में जो तुमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखी, एक दो बार 2-3 हम एटम लेते हैं और करके देखते हैं, फिर कुछ डिसाइड करते हैं। ठीक, तो जब तक मैंने ये बात बोली कि जो भी एटम तुम आज के बाद पढ़ोगे, तो तुम्हें पता था कि 9th क्लास में तुमने मॉलिक्यूलर फार्मूला, वैलेंसी निकालना सीखा था, है ना। जैसे मैंने तुमसे बोल दिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो मुझे बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा, है ना। तो ये तुमसे हो जाना चाहिए क्योंकि 9th क्लास में तुमने क्लियर करा था।
अब बच्चे यहाँ तक पहुँच जाते हैं लेकिन क्लियर नहीं हो पाता। मैंने केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में भी डिस्कस करी थी ये बात, है ना। तो तुम्हें क्या करना है, अब ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये एक होगा, ये एक है, तो सबसे पहले तुम लिखते हो उसका सिंबल Na, ठीक, और हाइड्रोजन कार्बोनेट का HCO3-, ठीक, ये होता है। अब जो बड़े होते हैं, है ना, तो मैंने लिखवाया था कार्बोनेट, नाइट्रेट, सल्फेट, इनके चार्जेस क्या होते हैं और वो सब हमने डिस्कस करा था, है ना। एक और बार हम देख लेते हैं। कार्बोनेट CO3-, नाइट्रेट NO3-, और सल्फेट SO4-। तो ये 3 थे कंपाउंड जो कि हमें कई बार कंफ्यूजन होता है क्योंकि बाकी सब तो आसान होते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से निकाल लेते हैं, तो इनका इजी था करना, ठीक। तो ये सब चीज़ें भी हम डिस्कस कर सकते हैं इस चैप्टर में, अगर जो सिलेबस है उससे अकॉर्डिंग हम आगे ना बढ़ें, ठीक। तो मैंने क्या बताया कि इसकी वैलेंसी +1 होती है और इसकी -1 है, ठीक। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हुई तो कंपाउंड बना NaHCO3, ठीक। ये सब तो हमारी ऊपर की बात होगी कि तुमने यहाँ पे लिखा वैलेंसी, यहाँ पे लिखा सिंबल। अब बच्चों को वैलेंसी ही नहीं पता होता, तो हमें बोर्स मॉडल ऑफ एटम में हमें बताया गया था कि 2n² फॉर्मूला होता है और 2n² फॉर्मूले के हिसाब से हमारी शेल्स होती हैं KLMN, ठीक। अब पहली शेल में अगर मैं इलेक्ट्रॉन देखूं तो n की जगह रखो 1, ठीक है। तो K शेल की अगर हम बात करें 2 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। L शेल की बात करें तो 2 × 2 का स्क्वायर = 2 × 2 का स्क्वायर 4 और 2 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक। M शेल की बात करें 2 3 का स्क्वायर 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक। N शेल की बात करें 2 4 का स्क्वायर = 32 इलेक्ट्रॉन। ये तो हमारे फॉर्मूला बेस्ड बात होगी, लेकिन अगर और ब्रॉडर एस्पेक्ट में बात करें और हायर लेवल की बात करें तो ज़रूरी नहीं कि यही कन्फिग्रेशन हो। अगर मेरी कन्फिग्रेशन नोबल गैस कन्फिग्रेशन होती है, नोबल गैस क्या, हीलियम, जो सबसे लास्ट में पीरियडिक टेबल देखी होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा केमिस्ट्री का, लास्ट है जो 10th क्लास में, वो चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे कंपाउंड पूरा पीरियडिक टेबल तुम बनो देखोगे कैसे बनता है, क्या मेटल्स है, क्या नोबल गैसेस होती हैं, नॉन मेटल्स कहाँ पर है, कैसे पीरियडिक टेबल का फॉर्मेशन हुआ, नए नए एटम कैसे डेवलप्ड हुए, ठीक। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में हीलियम, नियॉन, आर्गन, ठीक, उसके आगे हमारे बढ़ते रहते हैं, ठीक। तो लेकिन अभी मैंने 20 तक बोला है, 30 तक होते हैं मैक्सिमम, तो अभी तक हम इतना ही जाएंगे। तो हीलियम के लिए इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, नियॉन के लिए 10 और आर्गन के लिए 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो ये तुम्हारा कंसेप्ट रहता है। अब अगर वैलेंसी तुम्हें बतानी है, फॉर एग्जांपल मुझसे बोला किसी ने मैग्नीशियम की वैलेंसी बताओ, तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर तो तुम्हारे टिप्स पे होने ही चाहिए, ठीक। तुम्हें पता होना चाहिए किस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है, क्योंकि तभी तुम इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो शेल के हिसाब से और फिर बाद में वैलेंसी, फिर फॉर्मूला, बाद में सब चीज़ें देख सकते हो। तो मैग्नीशियम का मैं एटॉमिक नंबर बात करूँ तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 12, ठीक। जिन्होंने पढ़ी है, जिन्होंने 9th अच्छे से पढ़ी होगी उन्हें पता होगा। तो 12 मैग्नीशियम का अगर एटॉमिक नंबर है तो अगर मैं शेल में फिलअप करूँ 2A2, ठीक। देखो फर्स्ट शेल में 2 आ गए, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, अब बचे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो ये 2 आ गए लास्ट शेल। अब तुम मुझे बताओ कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अगर इसे चाहिए, ठीक, तो इस एलिमेंट के पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या इलेक्ट्रॉन मैंने बोले, 2 इलेक्ट्रॉन हो, 10 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 18 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक। अब यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पे 8, ठीक है, 8 to 10, तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है और ये 2 है। अब या तो मैं इसमें 6 इलेक्ट्रॉन प्लस कर दूँ, ठीक, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाए, या फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाए, ठीक। अब तुम मुझे बताओ 6 इलेक्ट्रॉन डालना आसान होगा या 2 इलेक्ट्रॉन निकालना।
सीधी सी बात है, इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें डालना कठिन होगा, इससे बेटर हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें। ठीक, तो क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन कम है तो हम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो मैग्नीशियम पे प्लस का 2 चार्ज आता है। प्लस का 2 ही क्यों आया? पहली बात 2 इलेक्ट्रॉन निकले। अब प्लस का इसलिए आया क्योंकि जो नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है। अब तुम अगर एक पर्सन हो, ठीक, और तुम्हारे से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तुम्हारे से नेगेटिव चार्ज जा रहा है, तुम्हारे से जो कर्जा है वो निकल रहा है, इसका मीन्स तुम पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अगर इलेक्ट्रॉन तुम्हारे से जा रहा है तो तुम पे पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जाएगा ना, है ना। तो वही सेम बात है कि जब इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव, तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो सेम Mg में 2 इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन डालने का कोई मतलब नहीं बना, 6 इलेक्ट्रॉन तो हटा दूँ, तो 2 इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे लूज करेंगे तो हमारे पे मैग्नीशियम का +2 चार्ज, इसकी वैलेंसी +2। ठीक, तो ऐसे ही मैं कुछ दे रहा हूँ एटम्स, उनकी वैलेंसी निकालना और नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक, तो जैसे मेरे पास है पहला एल्युमिनियम, एटॉमिक नंबर 13 होता है। ठीक, पोटेशियम, आर्गन, कैल्शियम, फ्लोरीन। ठीक, तो ये 5 है, आराम से निकाला वैलेंसी, कोई मुश्किल नहीं है। एटॉमिक नंबर बता देता हूँ, 19, 18, कैल्शियम का 20, फ्लोरीन का 9। ठीक, ये 5 कंपाउंड है। अगर इनकी वैलेंसी आ गई तो हम आसानी से प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं कि अगर हम डिस्कस करें कि कार्बन की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, ठीक, तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वर्ड बोल रहा हूँ तो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, ये वर्ड क्या है। ये सिंपल जो हमने अभी देखा ना मैग्नीशियम का 2A2, या ये जो KLM में इलेक्ट्रॉन रखे हैं मैंने, ठीक, और जो साथ में मेरे पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक, तो अगर मैंने बोल दिया कार्बन, ठीक, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6। अब एटॉमिक नंबर 6 है तो हमने एक और बात समझी थी कि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो प्रोटॉन 6 है, P+ से मान लेते हैं, और 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो भी 6 होंगे, 6n मान लेते हैं, क्योंकि कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है, अब तुमने एक नोटेशन लिखने वाला भी समझा होगा, एटॉमिक मास ऊपर लिखते हैं और एटॉमिक नंबर नीचे। तो अगर मैंने कहीं पे लिख दिया C612, इसका मतलब क्या है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और एटॉमिक मास 12 है, और एटॉमिक मास किससे बनता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। बहुत सारी पुरानी बातें हैं, मैं दोबारा रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि जिनको आती हैं उनको और अच्छे कंसेप्ट बन जाए, और जिनको पता नहीं है तो उन्हें पता लग जाए, और ये बात नोट करके लिख लें कि इन पे काम करने की ज़रूरत है और इनको पढ़ना है, क्योंकि तभी इस चैप्टर में तुम आसानी से फ्लो कर सकते हो। वरना अगर पीछे के कंसेप्ट ये सब क्लियर नहीं तो फिर तो वीक ही रह जाओगे। ठीक, अच्छा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इसीलिए। ठीक, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इनको हमने ऐड करा, ये मेरा क्या आएगा, एटॉमिक मास के बराबर। अब एक और क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन का मास क्यों नहीं लिया, तो दोबारा 9th क्लास में जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा जो इसका मास होता है वो बहुत ही कम होता है एज कंपेरिजन टू इनके मास के, है ना। वैल्यूज भी दी थी कि इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻31 kg, ठीक, और जबकि प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का इससे कई ज़्यादा होता है, 10⁻24 27 के आसपास होता है ना, 10⁻27 kg के आसपास। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का है मास, तो ये कंपेरेटिवली ज़्यादा है इससे, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं या फिर मानते ही नहीं है, क्योंकि एटम का स्ट्रक्चर तुमने पढ़ा, ये होता है न्यूक्लियस, ठीक, न्यूक्लियस में होते हैं न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, सही बात है।
और इसके चारों तरफ तुम्हारे क्या घूम रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन, के शेल, एल शेल, एम शेल। ये तुमने बोर्स मॉडल पढ़ा था, तो हम ये सारी चीज़ें साथ के साथ डिस्कस कर ले रहे हैं। ठीक, तो इतनी बातें क्लियर होने के बाद कि इलेक्ट्रॉन का मास क्यों नहीं लेते, 10 का माइनस 31 kg होता है। देखो अभी तो मैं 10th पढ़ा रहा हूँ या 10th का लेक्चर है, तो ये चीज़ें हम ऊपर से समझ रहे हैं या फिर एक तरह से क्विक रिवीजन कर रहे हैं। लेकिन जब अगर तुम्हें ज़रूरत है इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ने की, तो मैं 9th की जब वीडियो लेक्चर डालूंगा तो तब तुम 1-2 बार इस लेक्चर की, इस वीडियो के लेक्चर को देख लेना। स्पेशली वैलेंसी के एक लेक्चर होगा, एक होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का, एक होगा पूरे जो एटम्स हैं उनको कैसे शेल में लगाया है और क्या क्या उनकी वैलेंसी आती है। ठीक, तो ये सब चीज़ें होने के बाद अब हम अपने बात पे आते हैं कि क्यों हम कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स या कार्बन के ही कंपाउंड्स क्यों पढ़ रहे हैं। ये है इस चैप्टर के काम की बात। ये सब था पूरा रिवीजन। ठीक, तो इनके नोट्स बना लेना और जब मैं 9th के लेक्चर इसका डालूंगा तो तुम्हारी वैलेंसी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब वैलेंसी फिर हम इनकी भी साथ के साथ देख लेंगे, अभी सिर्फ इतना ही रखो। ठीक, अब हमने क्या बात बोली कि इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे इन्वॉल्व क्या होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटॉमिक मास में। ठीक, तो जब हम लिखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये वर्ड क्या है, इलेक्ट्रॉन आया, मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज हैं शेल्स में, ये वो बात बताएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, यानी कि अगर मैं देखूं तो मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो 6 इलेक्ट्रॉन है और के शेल, एल शेल, ठीक, एम शेल मान लो, लेकिन एम तक जाएगा नहीं। अब 6 इलेक्ट्रॉन है, तो जो हमने अभी बनाया था 2m², उसके अकॉर्डिंग इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, है ना। या फिर मैं अच्छे से बनाऊं तो ये मेरा हो गया न्यूक्लियस, ये होगी के शेल, ये हो गई एल शेल। ठीक, एम शेल में कोई इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, है ना। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, 2-4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना। अब स्ट्रक्चर में क्या होगा, जो मैंने ये क्रॉस मार्क करा है न्यूक्लियस, और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे होंगे यहाँ पे के शेल में, और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे। ठीक, इस स्ट्रक्चर को बनाओ, साथ के साथ लिखते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, क्योंकि कोई भी अगर पॉइंट मिस हो गया तो आगे की चीज़ें समझने में मुश्किल हो सकती है। ठीक, तो के शेल में तुमने देखा 2 इलेक्ट्रॉन है और एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब अगर हम बात करें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन या फिर लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन करने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लाने के लिए अगर मैं बात करूं नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 10 होता है एटॉमिक नंबर। तो अगर मैं EC लिख दूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन KLM, ठीक है, 2-8 होती है, M तक जाती नहीं है। ठीक, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 2-8। ठीक, अब कार्बन के लिए डिस्कस कर रहे हैं, तो नियॉन है 2-8, ये कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, है ना, मतलब ऑक्टेट होना चाहिए। ठीक, इसी रूल को हम कह देते हैं ऑक्टेट होना चाहिए। यहाँ पर भी देखो ऑक्टेट है ना पूरा। अब यहाँ पर 4 है, क्योंकि देखो 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इसमें आ गए, 4 इसमें आ गए। अब कार्बन चाहता है कि नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन हो। हमने वैलेंसी के कंसेप्ट में यही पढ़ा था कि अगर कोई भी एटम है तो उसकी जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए या फिर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जैसा हो। ठीक, तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पर है 4। ठीक, तो तुम्हारे लिए सोडियम के लिए आसान था, अगर मैं Na की तरफ जाऊँ तो 11 इलेक्ट्रॉन, 281 KLM ये था, तो 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर दिया। ठीक, या फिर मैग्नीशियम तुमने देखा 282, 2 इलेक्ट्रॉन तुमने लूज कर दिए। या फिर एल्युमिनियम की बात करते हैं, होमवर्क दिया है, बता ही देता हूँ, 13 है, 283 है ना, कैसा आएगा 283, 2 8 10 3 13। ठीक, ये लास्ट वाली शेल के इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, क्योंकि 5 डालने से बेहतर है तुम 3 निकाल दो,
है ना। तो ये 3 चले गए। ध्यान से समझो बात को, फिर लिखना अपनी लैंग्वेज जो तुम्हें समझ में आया। अभी समझो कि ये 3 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, चले गए, +3 चार्ज आ गया एल्युमिनियम पे, +3 वैलेंसी हो गई। अब अगर हम कार्बन की बात करें, अब यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है। अब या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करा दे, ठीक, या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। अब आती है सोचने वाली बात कि अगर ये 1 मिनट को मान लो 4 इलेक्ट्रॉन ये लूज करता है, ठीक, तो 4 इलेक्ट्रॉन अगर ये लूज कर दे तो ये एटम कैसा होगा। 4 इलेक्ट्रॉन देखो लूज कर रहा हूं मैं तुम्हारे सामने, ये इलेक्ट्रॉन था गायब, ये गायब हो गया, ये गायब हो गया, एल शेल में अब नहीं है एक भी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसने कर दिए इलेक्ट्रॉन गायब, ठीक। अब 2 इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन बीच में है 6, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी कि 6 प्रोटॉन वाले न्यूक्लियस पे तुम 2 इलेक्ट्रॉन घुमा रहे हो। क्या चार्ज बैलेंस्ड हुआ? नहीं हुआ, है ना, बिल्कुल नहीं होगा। डिफरेंस देखो, यहाँ सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 6 प्रोटॉन है, कितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, वो आपस में एक दूसरे को पुल कर रहे होंगे। तो ये चीज़ लूज कराना पॉसिबल नहीं है। अगर हम गेन करने की बात करें, साथ में एनर्जी भी बहुत ज़्यादा चाहिए। हमने बात पढ़ी थी ना कि अगर इलेक्ट्रॉन लूज करा रहे हैं एनर्जी दे दो, सोडियम को इलेक्ट्रॉन लूज करा रहे हैं हीट कर दो, दे देगा इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम को कराने हीट कर दो, दे देगा इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पर 4 बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। तुमने 3 तक देखा था, मस्त निकल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एल्युमिनियम +3 में हो जाता है। लेकिन कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाते। पहली बात, ये 6 प्रोटॉन का न्यूक्लियस 2 इलेक्ट्रॉन नहीं झेलेगा, वो चाहेगा कि मेरे पे 4 इलेक्ट्रॉन ही हो, मैं वो बिल्कुल मान ही नहीं सकता बात को। और दूसरी बात, एनर्जी बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना भूल जाओ। अब बात आती है 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, है ना। तुम कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो कि भैया 2 इलेक्ट्रॉन तो नहीं हो पा रहे, तो ऐसा करो 4 इलेक्ट्रॉन डाल दो इसमें, तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी तुम्हारी 8, मस्त। अब बात समझो, मैंने यहाँ पर 4 बनाए थे, ठीक है, 4 बनाए थे। अब तुमने कहा कि 4 और डाल दो, तो 1 मैंने डाला, 2 3 4, ठीक, तो इलेक्ट्रॉन गिनो, 3 3 6 2 8, ठीक। तो मैंने जब 4 डाले तो 2 8 हो गया कॉन्फ़िगरेशन। अब बात आती है 4 इलेक्ट्रॉन डालोगे तो डालोगे कैसे, इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन 4, 3 डालना आसान है, तुमने 3 डाले हैं, कहाँ पे तुमने देखा होगा, फॉस्फोरस में तुमने 3 देखा, डाल दिए यहाँ पे, है ना। यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन डालना, 4 इलेक्ट्रॉन डालना बहुत मुश्किल है, और साथ में एनर्जी भी देनी पड़ेगी। फिर दोबारा बात आई थी कि 6 प्रोटॉन का न्यूक्लियस 10 इलेक्ट्रॉन कैसे संभालेगा। यहाँ पर नियॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके न्यूक्लियस में भी 10 प्रोटॉन होंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर 10 है। तो ये 6 प्रोटॉन वाला न्यूक्लियस 10 इलेक्ट्रॉन नहीं संभाल पाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन में भी प्रॉब्लम है और 10 इलेक्ट्रॉन में भी प्रॉब्लम है। यहाँ से बात आती है कि कार्बन जो है आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता, है ना, ठीक। तो तुम्हें अगर ये बात समझ में आ रही है कि ना ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, क्यों, एनर्जी बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी, और फिर 6 प्रोटॉन का न्यूक्लियस 2 इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, है ना, और उसके साथ साथ कि ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं करने वाला, क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 6 प्रोटॉन के न्यूक्लियस को 10 इलेक्ट्रॉन संभालने हैं, तो वो नहीं संभाल पाएगा, या तो वो इधर उधर ब्रेक हो जाएगा या इलेक्ट्रॉन गेन कर ही नहीं पाएगा, ठीक। यानी कि इसकी जो वैलेंसी है वो तुम नहीं पता लगा सकते, या फिर ये आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा। आयनिक बॉन्ड समझा था ना, मेटल्स और नॉन मेटल्स में, वो बॉन्ड जो मेटल के गेनिंग और लूजिंग से फॉर्म हो। फॉर एग्जाम्पल NaCl के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। तो अब बताओ भाई कि कार्बन जो है ना 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, लेकिन तब भी इतने सारे कंपाउंड बना रहा है। अनगिनत तुमने देखा, हमारी बॉडी पूरी इससे बनी हुई है, साथ के साथ तुमने CO3 देखा, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, फ्यूल वगैरह, जो भी हम अभी तक एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं सोर्स,
सारे कार्बन से बन रहे हैं। यानी कि कार्बन अब बॉन्ड कैसे बनाता है, अब कार्बन के अंदर होती है कोवैलेंट बॉन्डिंग, ठीक, या फिर कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक। अब बॉन्ड क्यों बना रहा है कोई एटम, ताकि वो स्टेबल हो, क्योंकि उसे चाहिए नोबल गैस कन्फिग्रेशन, क्योंकि नोबल गैस क्या होती है, स्टेबल होती हैं, क्योंकि आपस में रिएक्शन नहीं करती, स्टेबल रहती हैं। लेकिन इनको कंपाउंड बनाने होते हैं क्योंकि ये स्टेबल होना चाहते हैं। 2,4 कॉन्फ़िगरेशन है, ये चाहता है या तो भाई मेरे में जल्दी से 4 इलेक्ट्रॉन डाल दो, मुझे 8 कर दो 10 हो जाएगा, नियॉन जैसा हो जाऊंगा, मस्त स्टेबल रहूँगा, क्योंकि हम भी तो स्टेबल होना चाहते हैं, सब लोग स्टेबल होना चाहते हैं। अगर तुम अभी पढ़ाई कर रहे हो तो तुमने कुछ सोचा होगा, है ना, अपने करियर का कुछ सोचा है। क्या सोचा कि अभी हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे, देन हम कॉलेज में जाएंगे, फिर अपने जो जॉब होंगे उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर या इंजीनियर वो उनकी पढ़ाई पूरी करके कहीं पे स्टेबल हो जाएंगे, ठीक। तो जैसे हम स्टेबल होना चाहते हैं वैसे ही ये एटम भी तो हैं, ये भी स्टेबल होना चाहते हैं कि ये किस तरीके से स्टेबल हो। अब ये तो या तो इलेक्ट्रॉन दे दे या इलेक्ट्रॉन ले ले, जैसे या तो हम पढ़ाई कर लें या फिर ज़्यादा घूम लें और टाइम वेस्ट कर लें, है ना। तो सेम चीज़ एटम भी यही चाहते हैं। तो एटम अब आयनिक बॉन्ड तो नहीं बना सकता क्योंकि यहाँ पे वैलेंसी का कुछ पता ही नहीं चल पा रहा, ना 4 इलेक्ट्रॉन आ पा रहे हैं, आ जाते तो -4 हो जाता और चले जाते तो +4 हो जाता, पर ऐसा नहीं हो पा रहा, ठीक। तो इसलिए इन्होंने रास्ता निकाला अपने लिए कोवैलेंट बॉन्डिंग। तो अब हम समझते हैं कि कोवैलेंट बॉन्डिंग या कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है, ठीक।